एवरीवन, हम करने लगे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया होता है। ये आपका एससीक्यू में तो कोई खास नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज इसमें से वाइवा क्वेश्चंस आते हैं और छोटा सा टॉपिक हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। आपको याद है हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था G6PD डेफिशिएंसी भी पढ़ी थी और इस मॉलिक्यूल को भी पढ़ा था, और हमने बेसिकली ये एंजाइम है और हमने इससे रिलेटेड पूरे केमिकल रिएक्शन बहुत डिटेल में पढ़े थे। मैं उसको जरा उनमें से जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है उतनी सी रिवाइज करूंगी ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो, बिकॉज जितना आता है एग्जाम में हम उतना ही करेंगे। तो आपको याद है हमने पढ़े थे केमिस्ट्री में, उससे भी थोड़ा सा पीछे अगर जाए तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते थे, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। उसमें से जो मेन क्राइटेरिया था इन दोनों का वो इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस था। वैसे तो हम कहते थे ना ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, और इसके ऑपोजिट होता है रिडक्शन में। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है तो आपने कहना है कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये दो चीज़ें जो इनको बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करती है मेन डेफिनेशन में। अब हमारे पास जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डिफरेंट स्टेबल स्टेट्स होती हैं। कोई मॉलिक्यूल किसी फॉर्म में स्टेबल होता है, कोई किसी और फॉर्म में स्टेबल होता है, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो रिड्यूस्ड फॉर्म में यानी इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद स्टेबल फॉर्म में होते हैं, और जब कभी भी किसी सेल पे किसी मॉलिक्यूल पे स्ट्रेस आता है तो वो डेफिनेटली उस स्ट्रेस को कोप करने में पार्टिसिपेट करता है। जब वो स्ट्रेस को कोप करना चाहता है तो उसमें कोई ना कोई चेंजिंग आएगी, उस मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ ज़ाया होगा। जाहिर सी बात है, जब भी कोई आप पे मुसीबत आती है तो आप में से कुछ ना कुछ चीज़ वो लेके ही जाती है, ठीक है। तो क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे और ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाएगा। अब स्ट्रेस तो चला गया, अब इस मॉलिक्यूल को अनस्टेबल फॉर्म में कर गया। इस मॉलिक्यूल को स्टेबल फॉर्म में होने के लिए कोई चीज़ चाहिए जो दोबारा से इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करे और ये कन्वर्ट हो जाए अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में जो उसकी स्टेबल फॉर्म थी। जो चीज़ इसमें ये वाला काम करती है, जाहिर है यहाँ भी इंजाइम्स एक्ट करते हैं, यहाँ भी इंजाइम्स एक्ट करते हैं। यहाँ भी कुछ इंजाइम्स ही होती हैं जो कि उस बीमारी, उस आफत, उस स्ट्रेस के साथ आते हैं, जो मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के उसे ऑक्सीडाइज कर देते हैं। और यहाँ भी कोई इंजाइम्स ही होते हैं जो उसमें दोबारा इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके उसे रिड्यूस कर देते हैं। तो हमारे पास यही काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन की ज़िंदगी के लिए भी। या बाकी सारे सेल्स में, हमारे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उन सब में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो आपका हर तरह का ऑक्सीडेशन का स्ट्रेस बर्दाश्त करता है, ठीक है। जब जब सेल पे स्ट्रेस आता है, कोई इन्फेक्शन होगा, कोई बीमारी आएगी या कोई इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है, हर तरह की चीज़ स्ट्रेस होती है, कोई दवाइयाँ भी स्ट्रेस होती हैं। वो सारे स्ट्रेस सेल में ऑक्सीडेशन की जो कंडीशन है वो पैदा कर देते हैं और ऑक्सीजन का लॉस इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर देते हैं। उस चीज़ को बर्दाश्त हमेशा करता है माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन रेड ब्लड सेल्स के केस में ना ये सिलसिला थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बिकॉज रेड ब्लड सेल्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, दे हैव नो माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कौन बर्दाश्त करता है? यहाँ पर हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उससे हम कहते हैं ग्लूटाथायोन, ठीक है। ये ग्लूटाथायोन हर सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन बाकी सेल्स में जो नॉर्मल सेल्स है हमारे, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया मैक्सिमम स्ट्रेस बर्दाश्त करते हैं और थोड़ा सा स्ट्रेस का जो अमाउंट है वो ग्लूटाथायोन के जिम्मे होती है। लेकिन आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया ना होने की वजह से सारा स्ट्रेस ग्लूटाथायोन ने बर्दाश्त करना होता है, और ग्लूटाथायोन अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में स्टेबल है। जब स्ट्रेस आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है अपनी ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन में, ठीक है। और ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन जो है वो अनस्टेबल होता है, वो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन अपना फंक्शन नहीं कर सकती जब तक वो रिड्यूस नहीं होगा। और इसको रिड्यूस करने के लिए जो एंजाइम है ना वो G6PD है, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, और ये इसे रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो ही सेल की जिंदगी कायम दायम रहती है। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन ऑक्सीडाइज्ड ही रहेगा। एक दफ़ा सेल पे स्ट्रेस आया, कोई ड्रग, कोई इन्फेक्शन, कोई भी चीज़ आई, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो उसके बाद ये रिड्यूस नहीं हो पाएगा, बिकॉज G6PD नहीं है। रिड्यूस नहीं हो पाएगा तो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन होता है, उसको हम कहते हैं हेंस बॉडीज, ठीक है। ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन जो आपके सेल के अंदर पड़ा होता है ना, छोटी छोटी सी इंक्लूजन्स बनाते हैं। आरबीसी के अंदर आपको ऐसे पड़ा हुआ मिलता है, उसको हेंस बॉडी कहते हैं। और ये हेंस बॉडी पूरे रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन को डिस्टॉर्ट कर देती है, और वही वाला बात है कि मेम्ब्रेन जब डिस्टॉर्ट होती है तो वो जगह जगह वेसल्स में फंसने लग जाता है, उसकी वजह से इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस ऑफ आरबीसीज शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर ना सिर्फ ये, जब ये स्प्लीन में से पास करता है तो स्प्लीन कोशिश करती है कि बीच में से हेंस बॉडीज को निकाल दे, क्योंकि उसे ये चीज़ फजूल लग रही होती है। स्प्लीन में आपको पता है ना फेगोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, वो इस हेंस बॉडी यानी इस हीमोग्लोबिन को जो ऑक्सीडाइज है वो इसे बीच में से निकालने की कोशिश करते हैं। जब वो निकालने की कोशिश करते हैं स्प्लीन के फेगोसाइट्स या मैक्रोफेजेस इसको बीच में से, तो यहाँ से ना वो इसको तोड़ते हैं। तो जब एक रेड ब्लड सेल को एक कोने से तोड़ दोगे तो उसकी शेप इस तरह की आ जाती है, जिस तरह किसी ने चक मारा हो, बाइट किया हो, उसको हम कहते हैं बाइट सेल्स, ठीक है। हेंस बॉडीज आपका ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन है आरबीसीज के अंदर, और जब स्प्लीन में जाओ तो मैक्रोफेजेस या फेगोसाइट्स उसको निकालने की कोशिश करें और एक पोर्शन निकल आए तो आपके आरबीसीज की शेप इस तरह से बन जाती है, जैसे किसी ने बाइट किया हुआ हो, तो उसको हम कहते हैं बाइट सेल्स बन जाते हैं। और ये बाइट सेल्स फिर
स्प्लीन के अंदर इनका भी हेमोलिसिस हो जाता है, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस। तो ये आपका पूरा का पूरा एक पैथोजेनिक प्रोसेस है जो G6PD डिफिशिएंसी में चल रहा होता है। अब बात जो करने की है वो ये कि ये G6PD डिफिशिएंसी हुई क्यों। इट इज़ इनहेरिटेड म्यूटेशन। जो G6PD जीन होता है आपका जिसने ये चीज़ इनकोड करनी है उसमें डेफिशिएंसी होती है, मतलब वो म्यूटेटेड होता है जीन, इनहेरिटेड ही म्यूटेटेड होता है, हेरिडिटरीली म्यूटेटेड होता है, जिसकी वजह से आपकी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज या तो बिल्कुल भी नहीं बनता या थोड़ा बनता है, मतलब बहुत सारे वेरिएंट्स हैं उसके, म्यूटेशन पे डिपेंड करता है। जिस किस्म की म्यूटेशन होगी जीन में उसी तरह का G6PD होगा। कुछ म्यूटेशन ऐसी हैं जिनमें G6PD जो है वो आधा ठीक बनता है, मतलब आधे आरबीसीज आपके ऐसे बनेंगे जिनमें G6PD होगा और आधे आरबीसीज आपके ऐसे बनेंगे जिनमें नहीं होगा। तो ऐसे पेशेंट में हेमोलिसिस बहुत सिवियर नहीं होता क्योंकि आधे सेल्स नॉर्मल भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें सारा ही G6PD अब नॉर्मल बनता है या नहीं बनता, तो फिर उनमें बहुत सिवियर हेमोलिसिस होता है। तो डिपेंड करता है, इसके मल्टीपल वेरिएंट्स हैं। ये इसकी कहानी है हमारी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की और किस तरह ये हेमोलिटिक एनीमिया करता है और किस तरह इस सेल को खत्म करता है। मेन जो बात याद रखने वाली वो ये कि ऑक्सीडेशन जो है ना वो जब आती है सेल पे स्ट्रेस के हालत में, मैंने आपको बताया कि जब भी कुछ स्ट्रेस आएगा तो रिड्यूस्ड फॉर्म ऑक्सीडाइज फॉर्म में चेंज होगी। वो स्ट्रेस ड्रग्स की सूरत में भी हो सकता है। आपकी कुछ ड्रग्स होती हैं जो स्ट्रेस करती हैं, लार्ज अमाउंट में आप डिस्प्रीन ले लें वो भी स्ट्रेस होती है। आपका कोई भी इन्फेक्शन स्ट्रेस होता है और बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेस होती हैं, ठीक है। वो हर चीज़ सेल में हेमोलिसिस की एपिसोड्स लेके आती है। क्लिनिकल फीचर्स में आपको पेशेंट के हेमोलिटिक एपिसोड्स नजर आती हैं जब भी कोई उस पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की सिचुएशन आती है, ठीक है। किसी भी किस्म का अगर बॉडी में कोई मसला आएगा तो पेशेंट में एकदम से हेमोलिसिस शुरू हो जाता है। और वही बात है कि डिपेंड करता है हेमोलिसिस किस कदर होगा, ये कि इस बात पे डिपेंड करता है कि म्यूटेशन किस तरह की हुई है। अगर म्यूटेशन हेट्रोजाइगस है और थोड़ी बहुत है, आधे आरबीसीज नॉर्मल है तो इट्स फाइन। लेकिन अगर म्यूटेशन बहुत ज़्यादा है, आरबीसीज नॉर्मल नहीं है, तो फिर आपका सिवियर किस्म के फीचर्स आते हैं। तो यहाँ पर इस बात को ख़त्म करते हैं। इसमें से इतना ही आता होता है। किसी कोई मसला हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।